आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो रंगों, राजवाड़ों और अनगिनत कहानियों से भरी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थानी चित्रकला की। ये सिर्फ कैनवस पर उकेरे गए चित्र नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा इतिहास है जो आज भी उतना ही जीवंत और विश्व प्रसिद्ध है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यहाँ भी एक मोनालिसा है? जी हाँ, भारत की अपनी मोनालिसा। और क्या आप कलाकृतियों में शाही रानियों को बाघों का बहादुरी से शिकार करते हुए देखने की कल्पना कर सकते हैं? आज के इस सफर में ऐसे ही कई हैरान कर देने वाले तथ्य आपके सामने आने वाले हैं जो इस क्षेत्रीय कला को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाते हैं। तो आज के इस सफर का हमारा मैप कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण देखेंगे, फिर मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल, उसके बाद हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल, फिर बात करेंगे उन खास चित्रण विधियों और रंगों की, और अंत में आधुनिक युग के चितेरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। अगर हम इसकी जड़ों की तलाश करें तो सबसे पुराने सबूत हमें 1260 ईस्वी में मेवाड़ में तेज सिंह के काल के श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और जैसलमेर भंडार के ग्रंथों में मिलते हैं। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी का वो दौर आया जिसे इस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन इसे असल में वैज्ञानिक रूप से समझने का काम 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब राजपूत पेंटिंग्स में किया। यही इसका बिल्कुल पहला वर्गीकरण था। तो आइए अपनी पहली गैलरी में चलते हैं, यानी राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण। इस विशाल सांस्कृतिक विरासत को मुख्य रूप से 4 भौगोलिक और राजनीतिक स्कूलों में बांटा गया है। दूसरा खंड है मेवाड़ और मारवाड़ स्कूल। ये दोनों इस कला के सबसे बुनियादी और रोमांटिक हिस्से हैं, जहां से असल में इस पूरी परंपरा की शुरुआत होती है। शुरुआत करते हैं मेवाड़ स्कूल से, जिसे इस कला की सबसे प्राचीन मूल शैली माना जाता है। इसमें उदयपुर और चावंड का नाम प्रमुख है, खासकर नसीरुद्दीन द्वारा बनाई गई रागमाला। लेकिन सच कहूं तो यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है नाथ द्वारा की पिछवाई कला। ये कला कपड़े पर बनाई जाती है और विश्व स्तर पर मशहूर है। इसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के ठीक पीछे सजाया जाता है और इसमें केले के वृक्षों का बड़ा ही अद्भुत और प्रमुख इस्तेमाल होता है। मेवाड़ से आगे बढ़ते हुए अब हम मारवाड़ स्कूल की तरफ चलते हैं। यहाँ के कैनवस पर रेगिस्तान का बहुत गहरा प्रभाव नजर आता है। इस शैली की खासियत यह है कि यह स्थानीय प्रेम कथाओं को बड़े ही जुनून के साथ उकेरती है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और नागौर, ये सभी इसी मारवाड़ स्कूल के हिस्से हैं, जहाँ के हर ब्रश स्ट्रोक में आपको रेगिस्तान की तपिश और वहाँ की कहानियां महसूस होंगी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है किशनगढ़ शैली के स्वर्ण काल को। निहाल चंद के द्वारा बनाई गई ये मास्टरपीस, जिसे हम भारत की मोनालिसा कहते हैं, बणी ठणी, ये मारवाड़ स्कूल का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो अपने बारीक काम और सुंदरता के लिए आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है। बीकानेर शैली की तो बात ही निराली है। यहाँ कुछ बेहद अनोखी परंपराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ है उस्ता कला, जिसमें ऊंट की खाल पर एकदम बारीक और खूबसूरत पेंटिंग की जाती है, और दूसरी तरफ है मथेरण कला, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। प्राचीन काल में कलाकार अक्सर गुमनाम रहते थे, लेकिन बीकानेर में चित्रकार अपनी कलाकृति के नीचे अपना नाम और तारीख भी लिखते थे। उस जमाने के हिसाब से ये अपने आप में एक बहुत ही विरल और अनोखी बात थी। हमारा तीसरा खंड है हाड़ौती और ढूंढाड़ स्कूल। यहाँ हम रेगिस्तान को पीछे छोड़कर थोड़ी हरियाली, प्रकृति और शाही दरबारों की चमक दमक की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि हाड़ौती स्कूल के अंदर ही आपको 2 बिल्कुल विपरीत शैलियां देखने को मिलेंगी। एक तरफ बूंदी शैली है, जिसमें सुनहरे रंगों का इस्तेमाल होता है, पशु पक्षियों पर फोकस रहता है और बारिश में नाचते हुए मोरों का मनमोहक दृश्य होता है। वहीं इसके बिल्कुल उलट कोटा शैली है। ये पूरी तरह से आक्रामक शिकार के दृश्यों से भरी है, इतनी आक्रामक कि इसमें रानियों तक को बाघों का शिकार करते हुए दिखाया गया है ना कमाल का कंट्रास्ट। ढूंढाड़ स्कूल की बात करें तो यहाँ मुगल कला का प्रभाव सबसे ज्यादा गहराई से महसूस होता है। जयपुर शैली में साहिब राम जैसे कलाकार हुए जो बिल्कुल लाइफ साइज यानी आदमकद पोर्ट्रेट बनाते थे। अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र और हाथी दांत पर की गई बारीक कला देखने को मिलती है। और फिर हैं शेखावाटी की हवेलियां। यहाँ के भित्ति चित्र या फ्रेस्को इतने बड़े और शानदार हैं कि पूरे के पूरे इलाके को ही ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। खंड 4, चित्रण विधियों और रंग।
अब जगहों से हटकर जरा इसके विज्ञान पर आते हैं कि आखिर ये कलाकृतियां बनती कैसे थीं। भित्ति चित्रों यानी फ्रेस्को को बनाने की मुख्य रूप से दो विधियां थीं। पहली है फ्रेस्को बुनो, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला या अरायश कहते हैं। इसमें प्लास्टर के गीले रहते ही दीवार पर चित्रण कर दिया जाता है और इसी तकनीक ने शेखावाटी की गैलरियों को अमर बनाया है। दूसरी तकनीक है फ्रेस्को सेको, जिसमें दीवार के सूखने के बाद पेंटिंग की जाती है। इन्हीं अचूक रासायनिक और भौतिक तकनीकों के कारण ही ये रंग सदियों से आज तक टिके हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये रंग एक पहचान बन गए। ये एक तरह का विजुअल कलर कोड है। मेवाड़ में लाल और पीला रंग हावी था, मारवाड़ के रेगिस्तान में पीला रंग प्रमुख रहा, कोटा शैली को उसकी नीले रंग से पहचाना जाता है, जबकि बूंदी की पहचान उसका सुनहरा रंग है, और जयपुर व अलवर शैलियों में हरा रंग छाया रहता है। मतलब आप सिर्फ रंग देखकर बता सकते हैं कि वो पेंटिंग राजस्थान के किस हिस्से से आई है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, आधुनिक युग के चितेरे। महल की पुरानी दीवारों से निकलकर आधुनिक दुनिया में इस कला का सफर। हर प्राचीन परंपरा को वक्त के साथ कदम मिलाने के लिए एक पुल की जरूरत होती है। कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। इन्होंने ही ये सुनिश्चित किया कि ये पुरानी और समृद्ध तकनीकें लुप्त न हों, बल्कि आधुनिक युग में भी पूरी शान से अपना अस्तित्व बनाए रखें। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इन आधुनिक कलाकारों ने इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए क्या किया। उन्होंने कुछ बेहद खास और थोड़े क्वर्की या अनोखे विषय चुने। जैसे सौभाग्यमल गहलोत को घोंसलों पर काम करने के लिए नीड़ का चितेरा कहा गया। परमानंद चोयल बन गए भैंसों के चितेरे। जगमोहन माथोड़िया ने कुत्तों पर काम किया तो वो श्वानों के चितेरे कहलाए, और गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा नाम मिला। इन कलाकारों ने अपनी एक बिल्कुल अलग जगह बनाई ताकि ये कला हमेशा यादगार बनी रहे। 1260 ईस्वी के ग्रंथों से शुरू होकर आज के आधुनिक चितेरों तक का ये सफर सच में कमाल का रहा है। ऊंट की खाल पर की गई वो बारीक कला और गीली दीवारों वाली अरायश तकनीक, ये सब एक बहुत ही भौतिक, छूकर महसूस की जाने वाली कलाएं हैं। लेकिन अंत में एक बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। तेजी से बदलते इस डिजिटल युग में ये प्राचीन और क्षेत्र विशिष्ट कलाकृतियां आगे कैसे जीवित रहेंगी? क्या हम इन्हें सिर्फ स्क्रीन्स पर देखेंगे, या फिर इनकी असल भौतिक पहचान को सहेजने का कोई रास्ता हम निकाल पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।